Hello students, very good evening to all. Welcome to the class. So welcome to our series of GPAT PYQ discussion. So जिसमें हम GPAT 2024 का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज. ठीक है. So let's start without any delay with the first question. So the question is, the below structure represents the drug and the structure is given and we have the four options: salbutamol, amphetamine, norepinephrine and isoprenalin. Okay, so this is a very straightforward factual question है. आपको ड्रग का स्ट्रक्चर पूछा गया है. फाइन. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर आपने एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. एज यू कैन सी, इफ यू रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रक्चर, आप अगर ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो तो ये बेसिकली क्या है. दिस इज अ कैटेकोलामाइन. ये 3-4 पोजीशन पे 3-4 डाइहाइड्रोक्सीफिनिल रिंग कैटेकॉल रिंग है. इथिल अमीन वाला चेन है. ठीक है. तो ये क्लासिक एड्रेनर्जिक ड्रग के स्ट्रक्चर का दिस इज अ कैटेकोलामाइन स्ट्रक्चर. ओके. कैटेकोलामाइंस में हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम में पढ़ा हुआ है दैट देयर इज एड्रेनालिन, देयर इज नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन. ओके, ऐसे तीन बेसिक कैटेकोलामाइंस होते हैं. उसी कैटेगरी का ये ड्रग है. आपको पूछा गया है कि ये कौन सा ड्रग है. ठीक है. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते तो यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं. बट लेट मी टेल यू, बिफोर अवॉइडिंग और बिफोर लीविंग द क्वेश्चन, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ट्राई करना है कि आपको वेदर यू कैन एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन और नॉट. ओके. अब यहाँ पे हो सकता है कि आपने, हो सकता है दैट यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक बट यू डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि जैसे साल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर क्या है, एम्फेटामाइन का क्या है, आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है. ठीक है, दैट्स पॉसिबल. फाइन. तो ऐसे केस में क्या करना है, साल्ब्यूटामॉल हमने जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये स्ट्रेस किया है कि स्ट्रक्चर, जो ड्रग का नाम होता है, नाम में बहुत कभी-कभी इन मेनी केसेस की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन इज गिवन. साल्ब्यूटामॉल जो होता है उसमें जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर ब्यूटिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अमाइनो है, नाइट्रोजन के ऊपर इंस्टेड ऑफ ब्यूटिल देयर इज आइसोप्रोपिल ग्रुप. तो साल्ब्यूटामॉल कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है. एम्फेटामाइन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको याद होगा तो एम्फेटामाइन जो होता है उसमें बेसिकली ये कैटेकोलामाइन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होते. ओके. द टू हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर मिसिंग हियर. फाइन. नॉरएपिनेफ्रिन, दैट इज नॉरएड्रेनालिन. नॉरएड्रेनालिन के का जो नाइट्रोजन होता है अमाइनो, इट इज अनसब्स्टिट्यूटेड. दिस इज सिंपली NH2 ग्रुप. फाइन. तो बचता कौन है, आइसोप्रिनालिन, जहां पे नाम से क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ में आ रहा है. आइसोप्रिनालिन, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोटेरेनॉल. आइसोप्रोटेरेनॉल के नाम से जाना जाता है. तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे आइसोप्रोपिल सब्स्टिट्यूशन सिर्फ आइसोप्रेनालिन में ही प्रेजेंट होता है. तो आप एलिमिनेशन वाले टेक्निक से इस चीज को आंसर कर सकते हो क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जिसमें आइसोप्रोपिल वाला सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है ऑन द नाइट्रोजन. फाइन. सो बाय दिस यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल गया दैट दिस इज आइसोप्रेनालिन. बट लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑन द स्ट्रक्चर्स दैट आर गिवन इन द ऑप्शन. ठीक है. अभी देखिए, आपको अभी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट आइसोप्रेनालिन स्ट्रक्चर. ठीक है. एड्रेनर्जिक सिस्टम में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड आइसोप्रोटेरेनॉल, ये जो तीन है, ये तीन आप ऐसा समझो दे आर प्रोटोटिपिकल स्ट्रक्चर्स. ये तीन ड्रग्स के ऊपर कभी भी आपको स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो कम से कम ये जो तीन ड्रग्स है इनके स्ट्रक्चर्स तो आपको अच्छे से करके रखने ही है. अभी जैसे कि इन केस ऑफ लेट मी गिव इट हियर कि आपका बेसिक कैटेकोलामाइन वाला ये रिंग सिस्टम होता है. इसमें दिस इज द इथिल अमीन. फाइन. यहाँ पे बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होता है एंड देयर इज अ R ग्रुप हियर. ठीक है. सो इन केस ऑफ
नॉरएपिनेफ्रिन R इज इक्वल टू H, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉरएपिनेफ्रिन. इन केस ऑफ एपिनेफ्रिन, R is methyl group. Okay. एंड आइसोप्रोटेरेनॉल के केस में द R group is आइसोप्रोपिल ग्रुप. तो ये 3 कम से कम स्ट्रक्चर आपने करके ही रखने हैं, ठीक है. एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ साल ब्यूटामॉल, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल सब्स्टिट्यूशन होता है. एम्फिटामाइन में देयर इज नो कैटेकॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर एब्सेंट हियर, और एक एडिशनल मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्फा पोजीशन पे. नॉरएपिनेफ्रिन का तो स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है, ठीक है. एंड आइसोप्रोटेरेनॉल में यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आइसोप्रिनालिन, which is also known by which another name, it is also known as isoproterenol. ठीक है. चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं. Yes, another interesting question. Spin quantum number of C13 NMR is. Okay. तो दिस इज वेरी बेसिक एनएमआर क्वेश्चन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. ये जो टेक्निक है इसके ऊपर का एकदम बेसिक जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है एनएमआर का, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है. एंड यस, वी हैव स्टडीड इट वेरी नाइसली आल्सो. फाइन. तो बेसिकली लेट्स रिविजिट द कॉन्सेप्ट हियर. एज यू नो, हम सिर्फ यहाँ पे जस्ट आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी हम एक बार अच्छे से रिविजिट करने वाले हैं. तो हमने ये देखा है कि एनएमआर में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसके अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं. सारे के सारे आइसोटोप्स जो है दे आर नॉट एनएमआर एक्टिव. ओके. जो आइसोटोप एनएमआर एक्टिव है उनको हम एनएमआर में डिटेक्ट कर सकते हैं, और यही वाला जो टेक्निक है ये हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द हाइड्रोजन एंड कार्बन इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि हमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. राइट. तो इसमें बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होता है वही वाला न्यूक्लियस जो है दैट कैन बी डिटेक्टेड इन एनएमआर. ओके. अब कौन सा वाला न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होता है? सो द न्यूक्लियस हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो, मतलब ऐसा कोई भी न्यूक्लियस जिसका स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट न्यूक्लियस इज एनएमआर एक्टिव. ओके. तो हमारा जो C13 होता है, ठीक है, कार्बन का आइसोटोप है. कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12, एक होता है C13. तो इसमें से C12 इज नॉट एनएमआर एक्टिव वेयर एज C13 इज एनएमआर एक्टिव. ठीक है. ये चीज हमें कैसे पता चली? तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर से हमें ये चीज पता चलती है. फाइन. इफ यू लुक एट द C12, आप C12 को पहले ऑब्जर्व करो. इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. मतलब बेसिकली न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, इसके ऊपर वहां पे डिपेंड करता है कि स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा. ठीक है. सो देर इज दिस रूल हियर, या आप यहाँ पे नीचे रूल देखिए. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों भी अगर इवन इवन है, ठीक है, तो फिर स्पिन जो होता है, स्पिन क्वांटम नंबर which is denoted by the symbol capital I, ठीक है, this is zero. ओके. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों भी ऑड है, तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है दैट इज इंटीजर, लाइक 1 2 3 4 के रेंज में रहेगा. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है, इफ इट इज इवन ऑड या फिर ऑड इवन, ऐसा कुछ भी अगर कॉम्बिनेशन रहा,
देन द स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ इंटीजर, मतलब 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर्स रहेंगे। फाइन। अभी यहाँ पे अब C13 को देखो आप, C12 कार्बन के 2 आइसोटोप्स है, उसमें से C12 जो ज़्यादा एबंडेंट वाला जो आइसोटोप होता है, नेचर में C12 ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 6, 6। तो 6 इज़ अ इवन नंबर, दोनों भी इवन नंबर्स होने की वजह से इसका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है 0, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट एनएमआर एक्टिव। ओके, व्हेयरएज़ C13 जो है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? प्रोटॉन 6 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 7 होते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ये इवन है, ये ऑड है। और अगर इवन ऑड ऐसा वाला कॉम्बिनेशन रहा तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है हाफ इंटीजर। इन केस ऑफ C13 इट इज 1/2, एंड क्योंकि 1/2 है मतलब नॉन जीरो स्पिन क्वांटम नंबर है, दैट इज व्हाई C13 इज एनएमआर एक्टिव। ओके, तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फाइन। तो कोई भी अगर आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पूछे तो बड़े आराम से आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो कि सिंपली हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और ये 3 कॉम्बिनेशंस जो है वो याद रखने हैं। इवन इवन है तो 0 है, ऑड ऑड है तो इंटीजर है, एंड ऑड इवन कॉम्बिनेशन है तो फिर इट इज़ हाफ इंटीजर। फाइन। तो अभी लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स हियर। पहली एक बात तो ये वाला जो है 1/4 एंड 1/3 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाफ इंटीजर्स मतलब सम डिवाइडेड बाय 2, 1/2, 3/2 ऐसे वाले फॉर्म में होते हैं। सो आइदर दिस और दिस, बी एंड डी, यही दो पॉसिबल आंसर्स है। उसमें से व्हाट इज द आंसर हियर? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर C13 NMR इज 1/2। ओके, क्लियर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है व्हेन वी स्टडीड अबाउट एनएमआर। एनएमआर में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, एनएमआर का फर्स्ट पार्ट आपने देखना है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसका डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, which of the following is a meta directing group? So this is a purely organic chemistry question। ठीक है, ये aromatic compounds में आपको ये जो concept है you will come across this concept कि meta directing group, para directing group, ortho directing group, तो ये क्या होता है? तो basically as you know कि uh, कोई aromatic ring के ऊपर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एक एरोमेटिक रिंग के है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है टू द रिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो दैट इज व्हाई द रिंग विल एक्टिवेट। ओके, द रिंग एक्टिवेट, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ये रिंग को स्पेसिफिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे एक्टिवेट करते हैं। कौन से वाले? दे एक्टिवेट द रिंग एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, जिसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, ठीक है, और उस रिंग के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबली विल टेक प्लेस एट आइदर ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज, उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये ग्रुप क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में भी अगेन कैटेगराइजेशन है कि देयर आर सम जो जो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, सो दे आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लाइक अमाइन NH2, या फिर और उसको क्या बोलेंगे, अल्किल अमाइन NHR। ठीक है, बाद में ये सेकेंडरी अमाइन है NR2, OH ग्रुप। ठीक है, अल्कोक्सी वाला ग्रुप O-। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है लाइक
मिथॉक्सी या फिर अल्कोक्सी ग्रुप हो गए, ठीक है, अमाइड ग्रुप हो गया। वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में होते हैं अल्किल ग्रुप्स या फिर अलाइल ग्रुप्स। तो ये लिस्ट है, दीज आर द वेरियस ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। सो दे डायरेक्ट द सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। अभी इसके एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अपोजिट अगर बोला मतलब क्या, कि अगर किसी पर्टिकुलर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इफ अ रिंग हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ पुल करेगा, तो रिंग के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ये, ठीक है। दैट इज वाई ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो मेटा ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये अगर प्रेजेंट है किसी रिंग के ऊपर तो ये इनके वजह से मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में कौन कौन आता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप, ओके, साइनो अल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइड ग्रुप, देयर आर मेनी ऑफ दिस ग्रुप जो कि इसमें आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं, फाइन। अब यहाँ पे लेकिन जस्ट वन एक्सेप्शन हियर यू शुड नो, डी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं हैलोजेंस, ठीक है। तो हम सोचेंगे बाय डिफॉल्ट कि हैलोजेंस जो है दे शुड बी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, बट ऐसा नहीं है, दे आर एक्सेप्शन। हैलोजेंस जो होते हैं दे आर इंडीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, they are also deactivating groups but still they are ortho para directing। तो फ्लूरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जरूर है बट दे आर नॉट मेटा डायरेक्टिंग, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अभी नाउ दैट वी हैव द इंफॉर्मेशन कि कौन सा ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ग्रुप अगर आपने सारे लर्न नहीं भी किए तो चलेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होना है तो किस टाइप का ग्रुप चाहिए, यू नीड अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन के लिए यू नीड अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, एक्सेप्ट हेलोजन, फाइन। तो विद दिस इंफॉर्मेशन इफ वी सी हियर, तो सी सबसे पहले कौन सा है ऑप्शन NH3। तो अमाइनो वाला जो ग्रुप है दैट कम्स अंडर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला जो है ये वाला तो ऑप्शन नहीं रहेगा। व्हाट अबाउट CF3, CF3 हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, CF3 इज अ electron withdrawing group, it is a meta directing group, so this is the answer, CF3 will be the answer, ठीक है। फ्लूरो है, फ्लूरो इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट एज वी हैव नोटेड हियर दैट ये फिर भी ये भले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बट ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो फ्लूरो विल नॉट बी द आंसर एंड NH2 ये तो सबसे पहला ही एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है, दैट इज अमाइनो, फाइन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, अवर फाइनल आंसर विल बी ट्राइफ्लोरो मिथिल ग्रुप। This is the electron withdrawing group, so it is deactivating, so it is meta directing, fine। So this is about the directing groups, okay। Now moving forward to the next question, another very simple factual question, which of the following steps are not involved in the gravimetric analysis, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन सी स्टेप इन्वॉल्व नहीं होती है ये पूछा गया है। तो हम एक बार क्विकली ग्रेविमेट्रिक प्रोसेस जो है
उसको क्विकली रिवाइज़ करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए हैं फ़िल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, इंडिकेटर एंड डाइजेशन। तो इसमें से कौन-सी वाली चीज़ ऐसी है जो कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है? फाइन। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो एनालाइट है, जिसे आपको डिटरमाइन करना है, उसे हम सबसे पहले करते हैं प्रेसिपिटेट बाय यूजिंग अ एप्रोप्रिएट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। उसके बाद में वो जो प्रेसिपिटेट है बनने के बाद में इट इज़ अलाउड टू डाइजेस्ट फॉर सम टाइम, ताकि प्रॉपर क्रिस्टल ग्रोथ जो है, प्रेसिपिटेट हो रहा है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो प्रॉपर क्रिस्टल ग्रोथ होने के लिए इट इज़ अलाउड टू डाइजेस्ट फॉर अ टाइम। फिर जब प्रेसिपिटेट पूरा वेल फॉर्म्ड हो जाएगा, फिर हम उसे फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद में प्रेसिपिटेट को एप्रोप्रिएट वॉशिंग जो लिक्विड्स होते हैं उसे वॉश किया जाता है टू रिमूव एनी इम्प्यूरिटीज़, ओके। फिर उसके बाद में इट इज़ हीटेड, उसे हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू उसको पूरा ड्राई करने के लिए, और उसको टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट इज़ स्टेबल एंड वेएबल, और फाइनली उसे वेइ किया जाता है। तो जब उसके ऊपर से फिर आपको क्या मिलता है, अ, जो एनालाइट है जिसे आप डिटरमाइन करना चाहते हो, ये जो फाइनल वेइंग है उसके ऊपर से यू कैन मेक अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द एनालाइट, ठीक है? दैट इज़ द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इट इज़ अ सिंपली मेथड जिसमें आप एक एनालाइट को प्रेसिपिटेट करते हो, ओके, एंड देन यू ट्रीट इट, और फाइनली आप उसको क्या करते हो, प्रेसिपिटेट को वेइ करते हो टू मेक द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कहीं पे भी कौन-सी वाली चीज़ का रोल नहीं आएगा? इसमें ऑफ कोर्स इंडिकेटर का कोई भी रोल नहीं आएगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन द टाइट्रोमेट्रिक टेक्निक, राइट? एसिड बेस टाइट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, रिडॉक्स टाइट्रेशंस, ये अलग-अलग टाइप के टाइट्रेशंस में हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का कोई काम नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर विल बी इंडिकेटर, फाइन। Now moving forward to the next question. Yes, another very very good question. This is my favorite topic. Calculate the lambda max of the following molecule. बहुत ही सिंपल सा उन्होंने एग्जांपल दिया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और आपको इस पर्टिकुलर गिवन स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स यानी कि एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा निकालने के लिए बोला गया है। सो दिस टॉपिक इट इज पार्ट ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके, जिसमें बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ homoannular dyne. दिस इज अ होमोएन्युलर डाइन, ठीक है? तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो होते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स में स्पेसिफिकली होमोएन्युलर, हेटेरोएन्युलर टाइप के डाइन्स जो होते हैं, उसका अगर आपको प्रेडिक्ट करना है विदाउट, मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म किए बिना अगर आप उसका एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए वुडवर्ड फिशर रूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डिटर्मिनेशन में, जिसमें अगर आपका जो डाइन है इफ इट इज़ अ होमोएन्युलर डाइन, मतलब ऐसा डाइन जिसमें डाइन वाला जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट ऑफ वन रिंग ओनली, दोनों भी डबल बॉन्ड्स जो है वो एक ही रिंग में अगर है, देन इट इज़ होमोएन्युलर डाइन। उसके लिए बेस वैल्यू लेनी होती है 253 नैनोमीटर की, और अगर हेटेरोएन्युलर है, मतलब दोनों भी डबल बॉन्ड्स दो अलग-अलग रिंग्स में प्रेज़ेंट है, तो उसके लिए बेस वैल्यू लेना होता है 214 नैनोमीटर, ठीक है? और फिर उसके बाद में बाकी की अगर कोई चीज़ें उसमें प्रेज़ेंट है, जैसे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर रिंग रेसिड्यूज़, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स या फिर कुछ अदर उसमें अगर कोई ऑक्सोक्रोम्स वगैरह है, तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको ऐड करते-करते जाना है, ठीक है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आप वहाँ पे निकालो। दिस इज़ ऑब्वियस, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ होमोएन्युलर डाइन, ठीक है? तो होमोएन्युलर डाइन का बेस वैल्यू कितना होता है? लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर। बेस वैल्यू इज़ 253 नैनोमीटर, ठीक है? फिर उसके बाद में इज़ देयर एनी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन? 3 चीज़ें बेसिकली आपको यहाँ पे चेक करनी है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या?
तो हमारे स्ट्रक्चर में देयर इज नो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये हमारा कॉन्जुगेशन वाला जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, दिस इज द कॉन्जुगेशन। इसको एक्सटेंड करने वाला और कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो नथिंग फॉर दैट। अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेसिड्यूज ये हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। जो हमारा कॉन्जुगेटेड वाला सिस्टम है उसको 1, 2, 3 एंड 4, तो ऐसे 4 रिंग रेसिड्यूज हमारे इसमें प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में। तो रिंग रेसिड्यूज कितने हैं? 4 हैं। एंड फॉर एवरी रिंग रेसिड्यू आपको 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करना है। तो टोटल आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे 20 नैनोमीटर का, ठीक है। देन इज देयर एनी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? तो यहाँ पे होमो एन्युलर डाइन के केस में देयर इज नो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। हेटेरो एन्युलर रहता था तो यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आता था, फाइन। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, और कोई गिवन जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें से भी कुछ नहीं है, तो सिंपली इतना ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो नाउ if you do the total then you will get the lambda max. So 253 plus 20 becomes 273 नैनोमीटर। तो ये जो पर्टिकुलर गिवन स्ट्रक्चर है उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है 273 नैनोमीटर, फाइन। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन अवर केस, ओके। तो यहाँ से आपको पिक क्या करना है? यू हैव टू पिक द वुडवर्ड फिशर रूल्स। वुडवर्ड फिशर रूल्स पे काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप का बहुत सिंपल सा कोई डाइन कोई स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ रहेगा और आपको उसका करेक्ट लैम्डा मैक्स का वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये वुडवर्ड फिशर रूल्स जो है ये आप आराम से इसको, ये जो है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसा लगता है ये टेबल हम याद कैसे रखेंगे, बट अगर आपने हमारा लेक्चर किया है वुडवर्ड फिशर रूल्स का तो उसमें वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन द वुडवर्ड फिशर रूल्स, और ये जो वैल्यूज है ये दिमाग में इतने फिक्स हो जाते हैं कि आपको ये टेबल भी बाद में देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a phase 2 metabolism reaction? Okay, another simple question. So this question is based on a very introductory topic in our medicinal chemistry. Medicinal chemistry में हम सबसे पहले शुरुआत में हम टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। कि कोई भी ड्रग जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होते हैं उसके देयर आर टू फेजेस। द मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, ओके। जिसमें से फेज 1 वाली जो रिएक्शंस होती है उनका पर्पस ये होता है कि जो कंपाउंड है इट मेक्स द ड्रग मोर पोलर एंड प्रिपेयर्स द ड्रग फॉर द फेज 2 मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये फेज 1 वाली जो रिएक्शंस होती है दे आर कॉल्ड एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इट फंक्शनलाइजेशन मतलब कोई नया फंक्शनल ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ओके। और फेज 2 वाली जो रिएक्शंस होती है दे आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। उसमें जो फेज 1 का जो प्रोडक्ट है उसे कॉन्जुगेट किया जाता है विद सम एंडोजिनस मॉलिक्यूल टू मेक इट हाईली वाटर सोल्यूबल। इस रिएक्शन में जो कॉन्जुगेट बनता है दैट इज हाईली वाटर सोल्यूबल एंड इजीली एक्सक्रीटेबल फ्रॉम द बॉडी, फाइन। तो फेज 1 रिएक्शंस में होते हैं 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ओके। एंड फेज 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं लाइक ग्लूकुरोनिडेशन जिसमें ग्लूकुरोनिक एसिड का कॉन्जुगेशन किया जाता है, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, ये सारे के सारे है कॉन्जुगेशन यानी कि फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। तो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस। ये अभी हमारे गिवन जो रिएक्शंस है उसमें से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ये जो 3 रिएक्शंस है ये तीनों भी फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है। सो द करेक्ट आंसर इज एसिटाइलेशन व्हिच इज अ फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ टार्टरिक एसिड इज, ओके। सो ये क्वेश्चन में आपको टार्टरिक एसिड का IUPAC नेम पूछा है और ऑप्शंस दिए हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन।
यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है, उसके बिना आप इसे आंसर नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो सीधा ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने छोड़ देने हैं, इसमें कोई तुक्का मारने की कोशिश नहीं करनी है। फाइन। तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ बेसिकली 4 कार्बन एसिड। फाइन। एकदम सिंपल तरीके से आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टरिक एसिड। आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर। इसमें कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट अभी कंसिडर नहीं किया है, सिंपली स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। तो ऐसे 4 कार्बन वाला ये एसिड होता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर इज देयर, राइट। इट इज अ बेसिकली इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से, सो इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो बिकॉज फ्रॉम बोथ एंड्स इट इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में बेसिकली दिस इज द 4 कार्बन एसिड, तो 4 कार्बन वाले एसिड को आप नाम क्या दोगे? इट इज ब्यूटानोइक एसिड। फाइन। और इसमें 2 और 3 पोजीशन के कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, सो द नेम विल स्टार्ट एज 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब डायरेक्टली ब्यूटानोइक एसिड नहीं लिख सकते बिकॉज देर आर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो दोनों ग्रुप का पोजीशन क्या है? ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। This will be the complete IUPAC name of the compound. So it is 2,3 dihydroxybutane 1,4 dioic acid. There should be a E here, sorry. Fine. So first option is the correct option. 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 2 एसिड के ग्रुप। फाइन। That is the answer for tartaric acid IUPAC. Now moving forward to the next question. So another uh, specific question, the composition of Lindlar's catalyst is, okay. So ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हमने प्रेडिक्ट किया है इसके पहले भी कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीपैट 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। वी स्टडीड अबाउट लिंडलर्स कैटलिस्ट इन द अल्कीन्स चैप्टर, ठीक है। अल्कीन्स में लेट मी टेक यू टू द पॉइंट जहाँ पे हमने इसे पढ़ा है। अल्कीन्स में अल्कीन्स का जो सिंथेसिस के मेथड्स हम पढ़ रहे थे उसमें से वन ऑफ द मेथड यूजेस लिंडलर्स कैटलिस्ट, ओके। द मेथड इन विच अल्काइन आर बेसिकली हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म अल्कीन्स, स्पेसिफिकली सिस अल्कीन्स। ये जो रिएक्शन होती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस टू सिस अल्कीन्स, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो बेसिकली ये लिंडलर्स कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? लिंडलर्स नॉर्मली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए हम पैलाडियम यूज करते हैं, पैलाडियम प्लैटिनम निकेल जैसे मेटल्स यूज करते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट इज बेसिकली पैलाडियम ओनली, बट इट इज partially deactivated, उसे केमिस्ट्री के टर्म्स में इट इज कॉल्ड एज पॉइजन। सो लिंडलर्स कैटलिस्ट इज पॉइजनड पैलाडियम कैटलिस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे पूछा, यहाँ पे ऑप्शंस में यू कैन सी दैट देयर आर 2 ऑप्शंस, ए एंड डी जो है वो तो एब्सोल्युटली नॉन प्रोबेबल है। बी एंड सी आर कंफ्यूजिंग, पैलाडियम विद सोडियम कार्बोनेट, पैलाडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर जो है हम यहाँ पे अभी आंसर करेंगे। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या था? इट वाज ओरिजिनली पैलाडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एंड इट इज डीएक्टिवेटेड मतलब पॉइजनड बाय लेड एसिटेट। फाइन। तो बेसिकली लिंडलर्स कैटलिस्ट में क्या था? पैलाडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। बाद में इसमें काफी मॉडिफिकेशंस वगैरह आए, ठीक है। अभी इसका निकेल बोराइड इज अ न्यूअर अल्टरनेटिव टू लिंडलर्स कैटलिस्ट। फाइन। बट ओरिजिनल लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है? पैलाडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। सो एक मिनट।
just 5 minutes. डोर क्लोज कर देना। Yes, so basically the Lindler's catalyst is palladium on calcium carbonate. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े से दो ऑप्शंस जो है वो हमें कंफ्यूजिंग तरीके से दिए गए हैं। बी एंड सी में कंफ्यूजन हो सकता है, सो नाउ वी नो। ओके, अब यहाँ पे बाकी के जो एनलिस्टेड कैटलिस्ट है इसके ऊपर भी एक बार नजर घुमाओ। वन ऑफ द ऑप्शन इज NH2 एंड KOH। ठीक है, ये वाला जो कैटलिस्ट है दिस इज ऑल्सो वेरी वेल नोन कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है बट इट इज अ वेरी पॉपुलर कैटलिस्ट। एक रिएक्शन है विच इज कॉल्ड एज Wolff-Kishner reduction. This reaction basically catalyzes aldehydes or ketones into alkanes. Okay, similarly amalgamated zinc and HCl, ये वाला जो catalyst है this is also a catalyst which is used to convert aldehydes or ketones into alkanes directly. This catalyst is used in the Clemenson's reduction. फाइन, सो ऑल्दो हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिंडलर्स कैटलिस्ट के ऊपर यूज किया गया है बट वुल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन्स रिडक्शन दीज आर आल्सो हॉट टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं और इनके इन रिएक्शंस में यूज किए जाने वाले जो दो कैटलिस्ट है इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to another organic chemistry question we have, according to open-your oxidation reaction, oxidation of secondary alcohol to ketone by reagent X in acetone takes place. What is this X? So basically open-your oxidation, this topic is part of carbonyl chemistry. नेम रिएक्शंस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इट इज। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन भी बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या किया जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को एक कीटोन के साथ में हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिएजेंट, ओके, विच लीड्स टू ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके ये जो अल्कोहल है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो कीटोन जिसके साथ में आपने रिएक्शन किया उस कीटोन का रिडक्शन होने की वजह से वो कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें बहुत स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज किया जाता है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो रिएक्शन है इसे हमने कार्बोनिल केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है, तो अगर आपको डिटेल में रिएक्शन को स्टडी करना है तो आपको कार्बोनिल केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर देखना है, उसमें आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। फाइन, यहाँ पे व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट ओपन योर ऑक्सीडेशन उस टाइम पे उसी के साथ में एक रिएक्शन आपको याद रखना है विच इज कॉल्ड एज एमपीवी रिडक्शन। ठीक है, ओपन योर ऑक्सीडेशन में सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होके कीटोन फॉर्म होता है बाय यूजिंग द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड। स्पेसिफिकली अल्कोक्साइड में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज होता है। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन जो है दैट इज एमपीवी रिडक्शन, जिसमें यही कीटोन को आप सेम वाला कैटलिस्ट यूज करके सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो। तो बेसिकली ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन से दोनों भी रिएक्शंस का कैटलिस्ट सेम है एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसके लिए, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड। बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दैट ये बहुत स्पेसिफिक वाला कैटलिस्ट है। अगर ओपन योर ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हो तो कैटलिस्ट आपने याद रखना है। ये जो क्वेश्चन ये देख के आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि रिएक्शंस या फिर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जगह पे दे आर मेनली
आस्किंग अबाउट द कैटलिस्ट। तो अगर आपको कोई रिएक्शन ठीक से नहीं भी याद है, जरूरी नहीं है कि आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करते आना चाहिए या फिर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट ही करते आना चाहिए, बट उस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो खास बात होती है, खास खास जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपने याद रखने हैं। लाइक हियर अगेन द कैटलिस्ट इज रिपीटेड, amalgamated zinc and HCl. This is the Clemmensen reduction catalyst. Fine. चलिए, now moving to the last question of today's session. Which ionization technique in mass spectroscopy is most suitable for large biomolecules like proteins? Yes, this is a very good and very simple question. mass spectroscopy के related ये question है। आयोनाइजेशन टेक्निक्स जो इसमें यूज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द आयोनाइजेशन प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली जो आपका एनालाइट होता है उसे आपको करना पड़ता है आयोनाइज, सो दैट वो उसमें आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको एनालाइज कर सको, ठीक है। आयोनाइज करने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक टेक्निक है दैट इज इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल का। तो ये वाली जो टेक्निक है इट इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े कंपाउंड्स का बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन अगर हो गया तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सेम थिंग गोज फॉर केमिकल आयोनाइजेशन, ये भी स्मॉल कंपाउंड्स के लिए ही यूज किया जाता है, ओके। उसके बाद में देयर आर सम अदर टेक्निक्स लाइक फैब विच इज कॉल्ड एज फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, मार्डी टेक्निक एंड इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन टेक्निक। ये जो तीन टेक्निक्स है, ये तीन टेक्निक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स के आयोनाइजेशन के लिए यूज किए जाती है एंड दे आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक्स क्योंकि ये ज्यादा फ्रेगमेंटेशन कॉज नहीं करती है। तो प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े वाले जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए ये तीन टेक्निक यूज किए जाते हैं। अभी हमारे जो गिवन ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है फिजिकल आयोनाइजेशन, देयर इज नो टेक्निक लाइक दिस, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, दिस इज अ हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक, सो इट इज नॉट suitable for प्रोटीन लाइक बायोमोलिक्यूल्स जो आपको पूछा गया है। इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन, इट इज अ सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। एंड केमिकल आयोनाइजेशन जो है वो भी सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए ही यूज किया जाता है, नॉट फॉर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ओके। तो आज हमने जो जीपा 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसमें से केमिस्ट्री सेक्शन के 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट किया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द टुमारो सेशन, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे।